Hello, my lovely students. How are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with our chapter number electricity. So electricity का पर्याप्त सीरीज में हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले लास्ट 10 इयर्स के जितने PYQs जो रिपीटेड क्वेश्चंस है सब मैंने यहाँ पे ले लिया. आई नो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, बट ये PYQs की प्रैक्टिस कर लेना, इसी में से ही आपका पेपर आएगा. इससे बाहर कोई अलग तरीके का क्वेश्चन नहीं आता. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करेंगे अपने 1 मार्क क्वेश्चन से. सो सबसे पहले है द एक्सप्रेशंस दैट रिलेट क्यू आई एंड टी एंड क्यू वी एंड डब्ल्यू रिस्पेक्टिवली आर हेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग. ठीक है, अब देखो क्यू आई और टी से कौन सा हमारा फॉर्मूला बनता है जिसमें क्यू आई और टी है. तो करंट का जब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो होता है क्यू अपॉन में टी. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, पहले ही लिख लेंगे ताकि फिर ये इजी लगेंगे. उसके बाद क्यू वी एंड डब्ल्यू, तो वी का एक फॉर्मूला हमने देखा था वर्क डन अपॉन में क्यू. ठीक है, ये दो हमारे पास फॉर्मूलाज है. अब देख लो यहाँ पे, पहला देखो आई इक्वल्स टू क्यू टी, ये करेक्ट है. W इक्वल्स टू वी अपॉन क्यू, अब W V अपॉन क्यू नहीं, V इंटू क्यू हो जाएगा, तो ये गलत हो गया. सेकेंड पार्ट देखो Q इक्वल्स टू आई इंटू टू, क्यू टी यहाँ चला जाएगा आई टी, ये करेक्ट है. यहाँ देखो W इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू वी इंटू क्यू, ये भी ठीक है. सो कायदे से बी पार्ट हमारा करेक्ट हो गया. फिर भी बात की एक बार देख लेते हैं. Q इक्वल्स टू आई अपॉन टी, क्यू क्या होता है आई इंटू टी, तो ये गलत हो गया. V W अपॉन क्यू, ये करेक्ट है बट ये गलत है, तो आप कॉम्बिनेशन ले नहीं सकते ना. I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है. Q इक्वल्स टू V अपॉन W, वर्क डन. सो Q इक्वल्स टू क्या होगा हमारा वर्क डन अपॉन में V, तो ये भी गलत है. दैट मीन सिर्फ B पार्ट है जो हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. सो असर्शन है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर. सो देखो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमें पता है. इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो जो नेगेटिव होता है ना बच्चे, उसका पोटेंशियल हमेशा कम होता है. सो जो नेगेटिव साइड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल उसका कम होता है. एंड अगर हम पॉजिटिव वाले की बात करें तो इसका पोटेंशियल हमेशा हायर होता है. तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, मतलब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे. ये यहाँ पे लिखा है मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब ये करेक्ट है. रीजन है अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एंड ऑफ कंडक्टर. ये बात ठीक है कि जो ड्राई सेल है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, लेकिन क्या इनका आपस में कोई लेना देना है, नहीं. सो देयरफॉर बी पार्ट के बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. ठीक है, क्योंकि आपस में इनका कोई लेना देना, दोनों स्टेटमेंट ठीक है लेकिन आपस में कोई लेना देना नहीं है. चलो, सो क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट प्लॉट्स VI ग्राफ्स फॉर 3 सैंपल्स ऑफ निक्रोम वायर विद रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर दिस ग्राफ. सो पहली बात तो ये ग्राफ दिख जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं. आप इसको ना देखो, एक तरीका तो ये कि मैं आपको कहूंगी इसको समझो कि स्लोप ऐसा है, स्टीफ है, ये है वो है, बट रटने वाली चीज आप हमेशा भूल जाओगे. तो इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं. एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना, फिर तुम्हें हमेशा ये क्वेश्चन इजी लगेगा. तो ये देखो इस तरीके से ग्राफ है, ये V हो गया, यहाँ पे I हो गया, ये गया 1 2 3 इस तरीके से, और ये है R3 R1 और R2. अब हमें पता है V इक्वल्स टू होता है बच्चे IR, मतलब अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये V अपॉन I होता है. तो यहाँ पे ना एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब इतना था तो पहले वाला जो R2 है वहां पे करंट कितना था, कम था. सो यहाँ पे मतलब I2 जो है उसका करंट कम है. इससे ज्यादा करंट किसमें था, R1 में, मतलब I1 का करंट ज्यादा हो गया. और ऊपर जाएंगे तो R3 का करंट सबसे ज्यादा था. ठीक है, करंट लिखते हैं इसको वरना कंफ्यूज हो जाओगे. सो इस तरीके से आ गया कि यार इस केस में ना I2 जो है ये करंट सबसे कम, I1 करंट ज्यादा और I3 में करंट सबसे ज्यादा. अब इसको रिलेट करो इस फॉर्मूले में. हमें दिख रहा है कि ये जो रेजिडेंस है और ये जो हमारा करंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना करंट ज्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितना हमारा करंट कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी ले लेती हूं मैं. जैसे मान लो हम हमारा V तो हमने सिंगल पॉइंट ही लिया है, V हमारा 12 है. अब पहले वाले में करंट हमारा सबसे कम मान लो 2 था,
ठीक है। दूसरे वाले में करंट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दो, मान लो 3 कर दिया, उससे अगले में करंट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया मतलब 4 कर दिया। अब इसमें रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे आई 6, यहाँ पे आई 4 और यहाँ पे आई 3। तो आपने देखा जैसे जैसे ये बढ़ रहा है आपका करंट, ये जो रेजिस्टेंस है ये कम होती जा रही है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इसमें करंट सबसे कम है तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली I1 में करंट सबसे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस इससे कम होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा R3। जितना करंट कम उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जैसे करंट बढ़ा रेजिस्टेंस कम, करंट और बड़ा रेजिस्टेंस और कम। सो यहां से हमारा आ गया। अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपका, R2 फिर एरो ये वाला R1। सो ये डी ऑप्शन जो है दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां से ये जो मैंने अभी आपको लॉजिक समझाया, बेसिकली ये वाला लॉजिक जो है उससे आपके पास ऐसा कुछ भी, क्योंकि ध्यान क्या रखना है हमें, कभी यहाँ पे हो सकता है आई देते वी देते, तो आपको लॉजिक पता होगा तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। अब कहीं पे आपने पढ़ रखा होगा तो ये भी याद होगा कि जितना ये स्टीप होता है उतनी हमारी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन उसमें यहाँ पे वो वी आई ग्राफ है, वी इधर ले रखे है, आई इधर ले रखे वहां पे, इसलिए मैं रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करने को कह रही आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ। अच्छा हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। सो लेंथ पे करती है, एरिया पे करती है, मटेरियल क्या मटेरियल हो वो डिपेंड करता है, लेकिन शेप से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, शेप। नेक्स्ट देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन द मेटल एंड अलॉय आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे मेटल्स होते हैं और अलॉयज होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देन ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर। ये गलत बात है, ब्रॉन्ज हमारा गुड कंडक्टर होता है, तो सिंपल रहेगा इसमें, ए ट्रू है बी फॉल्स है, मतलब आर फॉल्स है। सो सी इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो इसमें है assertion alloys are commonly used in electrical heating devices like electric iron and heaters। हाँ जी, इसको हम यूज करते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है कि हम alloys यूज करते हैं ज्यादातर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ एन alloy is generally higher than that। क्यों यूज करते हैं नहीं, बस ये ठीक है। नेक्स्ट रीजन दे रखा है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल बट द अलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड देन देयर कॉन्स्टिट्यूट मेटल। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं जो अलॉयज होते हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा नहीं है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए तो उनको ऐसी डिवाइसेस में यूज करते हैं। मतलब रीजन जो दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। तो फिर से वही हो जाएगा कि आपका असर्शन तो ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ 2L। सो यहाँ पे देखो हमें पता है हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो और ऊपर L नीचे A, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं एरिया का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं तो एरिया इधर आ जाएगा, ये हमारा क्या चला जाएगा L अपॉन में R चला जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि बाकी सब चीजें सेम रही है, सिर्फ लेंथ डबल हो जाए। लेंथ अगर हम 2L कर दे तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो एरिया हमारा क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे आ जाएगा 2L अपॉन में R। सो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ गया, मतलब 2 इंटू, इसको ऐसे लिख सकती हूं मैं। सो ये तो पूरा एरिया का फॉर्मूला ही है, साथ में 2 है। सो मतलब अगर लेंथ डबल हो गई तो एरिया भी डबल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। If 4 identical resistors of resistance 8 ohm are first connected in series so as to give an effective resistance Rs and then connected in parallel so as to give an effective resistance Rp, then the ratio of Rs upon में Rp। So जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे 4 हैं, so 1 2 3 4, सो 8 4 32, ये हो गया हमारा 32 आ गया। जब पैरेलल में करेंगे तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, सो ये हमारा आ जाएगा 8 और ऊपर 1 2 3 4, सो 4/8, ये हमारा आ गया 1/2, ये 1/Rp होता है। सो Rp कितना आ गया हमारा
2 आ गया, ठीक है। आर एस था हमारा 32, आर पी आ गया 2, सो आर एस अपॉन आर पी निकालना है, मतलब 32 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 16। आंसर देखो, डी पार्ट इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 9th क्वेश्चन हमारा, 2 LED bulbs of 12 watt and 6 watt are connected in series. If the current through the 12 volt bulb is 0.06 ampere, the current through 6 volt will be. अब यहाँ पे ये तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जब उन्होंने लिख दिया कि ये सीरीज में है, जब भी चीज सीरीज में लगती है तो करंट सेम फ्लो होता है। सो देयरफॉर अगर इसको करंट 0.06 मिल रहा है तो दूसरे वाले को भी 0.06 ही मिलेगा। अगर ये पैरेलल होता तो हम अलग अलग फाइंड करते, लेकिन सिंस ये सीरीज में लगा हुआ है तो करंट फ्लो सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ, इसको लिख लेते हैं, इसको क्या क्या दे रखा है, आर हमें दे रखा है 20 एंड करंट दे रखा है 5। द हीट डेवलप्ड इन द आयरन इन टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। सो एच हमारा क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई स्क्वायर बोले तो आई कितना है 5 इंटू 5, आर कितना हो गया हमारे पास 20 है, इंटू में 30। सो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, इंटू में 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 600। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को 6 से, 6 5 ज़ा 30, देन 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, सो 150 और साथ में 2 जीरोस जूल्स, तो 150 और साथ में 2 जीरोस, यही वाला है, ए पार्ट इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। So question 11 says the material used for making heating elements of electric heating devices should have high resistivity and high melting point, high resistivity and low melting point। लो मतलब जो भी है, क्या चाहिए होता है, हमें कैसे चाहिए होता है, उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई चाहिए होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी, क्योंकि उसमें से इतनी सारी, पहली बात तो हीट जनरेट कैसे होगी, जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी, तो हाई रेजिस्टिविटी चाहिए। एंड हमारे पास कब हमें मेल्टिंग पॉइंट अगर उसका लो होगा तो जब इतनी हीट प्रोड्यूस हो वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, तो दैट इज वाई हमें हाई रेजिस्टिविटी चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ। सो रेजिस्टेंस जो था उसको हाफ कर दिया, मतलब वो R अपॉन 2 हो गया। और पहली बात कर लेते हैं जरा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R हमारा क्या होता है, V अपॉन I होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ अदर पैरामीटर्स of the electric circuit remains unaltered, the amount of heat produced in the resistor will be। अब वो कह रहे हैं बाकी कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ रेजिस्टेंस है हमारा, R अपॉन 2 हो गया, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, ठीक है भाई, हीट इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर टी। चलो बाकी सब तो सब सेम ही है, सो ये हो गया मेरा आई स्क्वायर, आर हो गया आर अपॉन 2 और ये हो गया टी। सो दैट मीन्स 1 अपॉन 2 बाहर ले आती हूँ, इंटू में आई स्क्वायर आर टी आर है, तो मतलब हाफ हो गई, ये तो हमारा हीट ही है, सो हीट हमारी हाफ हो गई। और 90% बच्चे जाके कहाँ दे रखा है, हाफ दे रखा है, इसको करेक्ट कर देंगे, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग बच्चे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, आपने ले लिया कि करंट सेम है, क्योंकि बोला मैम अदर पैरामीटर्स तो सारे सेम रहेंगे, बट ये जो हमारा रेजिस्टर है ये किस पे डिपेंड करता है, V अपॉन I। एक सर्किट में आपकी बैटरी तो फिक्स ही है, वोल्टेज तो फिक्स ही है, अगर करंट भी चेंज नहीं होगा तो रेजिस्टेंस में डिफरेंस कैसे आ सकता है। अगर V आया, हम कहेंगे ना अदर पैरामीटर सेम बोल दिए, अदर पैरामीटर्स में ये मान के चलो सर्किट के पैरामीटर सेम है, लेकिन अगर आपका वोल्टेज और करंट दोनों में से कोई भी चेंज नहीं हो, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, तो आपका रेजिस्टेंस चेंज हो ही नहीं सकता। समझ में आया, इसलिए लॉजिक लगाना है यहाँ पे कि देखो यार ये तो बैटरी लगी हुई है, ये उन्होंने कहा है पैरामीटर चेंज नहीं होगा, बैटरी फिक्स है, जो V है वो फिक्स रहेगा, तो I जो है वो तो बदलेगा ना, तभी तो रेजिस्टर हाफ हुआ। तो अब इस केस में भाई फिर क्या करें, क्या हमारे पास H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसके अलावा कोई वो नहीं है। अगर मैं करंट यूज ही ना करूं, वोल्टेज तो मुझे पता है सेम रख रही है, आई की जगह अगर मैं आई की जगह V और R वाला फॉर्मूला लगा दूं, मतलब यहीं से ही मुझे पता है आई मेरा होता है V अपॉन R। सो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इंटू में R इंटू में T, यहाँ स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, सो ये हो गया H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R T।
ये भी हमारा हीट का एक फॉर्मूला है, बट सिंपल सा मैं तो कह रही हूँ, देखो मैंने भी तो सामने सामने निकाला है, तो रटने की जरूरत नहीं, यहीं से ही आया है कि आई की जगह ये। अब इस केस में हमारे पास जो चेंज हुआ है वो भी है, v सेम है, t सेम है, पैरामीटर्स हमें पता है सेम है। अब यहां से निकालते हैं कि देखो जरा क्या चेंज आता है। सो v स्क्वायर एज इट इज रहेगा, r हमारा हो गया r अपॉन में 2 एंड साथ में t, तो ये r अपॉन में 2 है, बेसिकली रेसिप्रोकल होके 2 ऊपर आ जाएगा और ये हो गया 2v स्क्वायर अपॉन आर टी। अब यहाँ पे ये जो v स्क्वायर अपॉन आर टी है ये तो हीट ही है। सो हमने क्या देखा, क्या बदलाव आया कि ये जो हमारी हीट है ये 2 टाइम्स हो गई। सो देयरफॉर हमारी जो हीट है वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। सो यहाँ पे ये हाफ वाली गलती मत कराना, इसका लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। आई रियली होप ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सो नाउ क्वेश्चन 13 सेज एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सो पावर है 1 किलोवाट एंड व्हेन ऑपरेटेड एट वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट्स। द मिनिमम रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर टू बी यूज्ड इज, कितना मिनिमम होना चाहिए उसका, देख लो यहाँ से हमें पता है P इक्वल्स टू होता है VI। सो देयरफॉर अगर I निकालना है तो क्या हो जाएगा, P अपॉन में V हो जाएगा। ये किलो वॉट में दे रखे, इसको कन्वर्ट कर लो वॉट में, 1000 वॉट्स आ गया। सो देयरफॉर आई कितना करंट यूज करेगा, ये 1000 अपॉन में 220, 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 50। जरा डिवाइड कर लेते हैं, 50 से छोटा 4 पे होगा 4 पॉइंट, अब यहाँ 44 लेंगे 6, तो वही समथिंग 60 बन जाएगा, उससे छोटा 5 पे लेंगे। सो 4 पॉइंट एम्पेयर इतना करंट ये यूज कर है, तो कितना लेना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा, तभी तो बात बनेगी। सो 5 एम्पेयर जो है इतना होना चाहिए हमारा, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा लेंगे, ठीक है, कम चले जाओगे इससे तो वो तो इतना करंट करते हैं, फ्यूज ही पहले तुम्हारा चला जाएगा, है ना। सो 5 एम्पेयर का होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस इतना। सो 1/2 रेजिस्टेंस आप क्या करेंगे ना बच्चे, सीरीज में निकाल के देख लेंगे, पैरेलल में निकाल के देख लेंगे, और पैरेलल में जा रहा है ये लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तुम्हें दिमाग लगाना है कि जब भी आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, सो फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा उसको सीरीज में लगाना चाहिए। अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें हमेशा उसको सीरीज में लगाना है। तो ये कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, ऐसे कितने हैं, 4 हैं, तो सीरीज में लगाएंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सो ये हमारे पास आ जाएगा, अपॉन में तो 2 है, 1 2 3 4, 4/2, इसको कैंसिल करेंगे 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। देख लो, ए पार्ट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो मतलब उसको सीरीज में लगाते हैं हम जब भी हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सो 2 LED बल्ब्स ऑफ 10 वॉट एंड 5 वॉट आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ, ध्यान रखना है सीरीज में कनेक्ट किया, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 वॉट बल्ब इज इतना एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 वोल्ट बल्ब। निकालने फॉर्मूला लगा के निकालें कितना करंट लगेगा, निकालने की जरूरत है, फिर से जान के क्वेश्चन डाला गया है कि बच्चे सीरीज में जब भी होता है, जब भी करंट हमारा, याद रखना कैसे है, देखो अगर ऐसे पैरेलल में बन रहे हैं तो इसको ऐसे याद रखो, सीरीज मतलब एक साथ, सीरीज मतलब मान लो किसी को करंट लगा है, ठीक है, यहां से करंट लगा, इसको याद करने का तरीका बता रही हूँ, करंट लगा सीधा भाई एक बंदे को, ऐसे ही करंट लगेगा, ऐसे फैलता हुआ तो लगेगा नहीं। तो जब सीरीज में तो करंट बड़ा डेंजरस हो गया, ठीक है, यही अगर यहाँ पे करंट था, 3 जनों ने पकड़ ली तो क्या होगा, करंट बट जाएगा, ठीक है, मतलब लॉजिक पे मत जाना, इसमें सिंपल याद करने का तरीका कि अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो करंट अलग अलग लगेगा, अगर सीरीज में स्ट्रेट लाइन में तो बहुत ज्यादा करंट लगेगा, मतलब सेम रहेगा। तो याद कैसे रखना है हमें, ये जो हमारा सीरीज में होता है तो वहां पे करंट सेम रहता है सब चीजों के लिए, जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो करंट डिफरेंट हो जाता है। और यहीं से याद रखेंगे, जिसमें करंट सेम होता है वहां वोल्टेज डिफरेंस होती है, जहां पे करंट डिफरेंस होती है यहाँ पे पैरेलल में फिर हमारी वोल्टेज सेम रहती है, ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं 5 वोल्ट वाला 0.005 यूज कर रहे हैं तो हमारा दूसरा वाला भी 0.005 एम्पीयर इतना ही करंट उसको भी मिलेगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस, पावर
एंड वोल्टेज। अब जरा ध्यान मतलब दिमाग लगाओ और सोचो कि पावर और रेजिस्टेंस और V का कोई हमारे पास फॉर्मूला तो हमने किया नहीं। हाँ, ये जरूर किया था, V इक्वल्स टू क्या था, सॉरी पावर, IR नहीं, पावर है ना, यहाँ पे पावर किया था हमने, VI होता है, तो इसमें तो करंट है, तो क्या हो गया, ये भी तो किया हुआ है, V इक्वल्स टू IR, मतलब अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो V अपॉन R होता है। सो अगर यहाँ पे मैं करंट की जगह लिख दूं V अपॉन R, सो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन में R, तो मतलब पावर इक्वल हो गई V स्क्वायर अपॉन R के, तो पावर, रेजिस्टेंस और हमारी वोल्टेज का फॉर्मूला निकल के आ गया P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन 16। 17 क्वेश्चन से बच्चे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन 17 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड पावर दे रखी है कितनी, 1100 वॉट, ऑपरेटेड एट वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। सो हमें यहाँ पे इसको R फाइंड करना है एंड देन करंट फाइंड करना है। ठीक है, सो पहले R फाइंड करने को ज्यादा समझदार मत बनना कि I निकाल लेते फिर V इक्वल्स टू IR वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, पहले R ही निकालते हैं। सो यहाँ पे हमें पता है पावर हमारा इक्वल होता है V इंटू I, और हमें पता है V इक्वल्स टू होता है IR, मतलब करंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा V अपॉन में R। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ V और V अपॉन R, सो ये हमारा हो जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में R। अब यहाँ पे हमें R निकालना है, R इधर भेज दो, P इधर ले आओ, R इक्वल्स टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में P। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सो रेजिस्टेंस हमारा इक्वल हो जाएगा V स्क्वायर, V कितना है 220 इंटू में 220 अपॉन में P कितना है, पावर कितनी दे रखी है 1100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 से इसको करोगे आ जाएगा 222 इंटू 2 44 आ जाएगा, तो इतना रेजिस्टेंस हो गया 44। नेक्स्ट हमें क्या बोला है बच्चे, करंट ड्रॉन, करंट कितना निकलेगा इससे, सो देखो P इक्वल्स टू VI होता है। सो यहाँ पे देख लो पावर कितनी है 1100, वोल्टेज कितनी है 220 इंटू I, इसको यहाँ भेज दो, 1100 अपॉन में 220 कर देते हैं, I की इक्वल होगा, 0 से 0 गया, इससे करेंगे ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो देयरफॉर I इक्वल्स टू हो गया 5 एम्पेयर। यही 2 चीजें हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। So question 18 says list 3 factors on which the resistance of a conductor depends। So हमने देखा था रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। सो एक लेंथ हो गया, एक क्रॉस सेक्शन हो गया, और जो मटेरियल जिससे ये बना होता है। सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द मटेरियल इट इज मेड ऑफ। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। एंड राइट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन 19 सेज एन इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई अ चार्ज ऑफ, चार्ज दे रखा है, चार्ज क्यू से डिनोट करते हैं ना 500, अरे भाई 500 कॉलम का चार्ज, इफ द करंट ड्रॉन बाय अ डिवाइस इज, करंट ड्रॉ उससे कितना हो रहा है 25 मिली एम्पेयर। सो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है 1 MA इक्वल होता है हमारे किसके 10 रेज टू द पावर -3 एम्पेयर के। सो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पेयर। आगे बोला है फाइंड द टाइम इन विच द इलेक्ट्रिक सोर्स, तो यहाँ पे T। अब याद करो QIT वाला एक हमने किया था ना फॉर्मूला कि करंट हमारा इक्वल होता है चार्ज और अपॉन में टाइम। तो यहाँ से अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा Q अपॉन में I। तो देखो Q कितना है, Q दे रखा है 500 अपॉन में I कितना है 25 इंटू में 10 रेज टू द पावर -3, 25 से इसको कट करेंगे ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 100, फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 2 10, 20 आ गया। सो ये आ गया, इसको या तो लिख सकते हो 20 अपॉन 10 रेज टू द पावर -3, वरना इसको ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 रेज टू द पावर +3 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 इंटू वहाँ पे 10 और ऐड कर दो 10 रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सो इतने सेकेंड्स ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन भी एक मैंने ले लिया कि बाई चांस ऐसा ना हो कि तुम सोचो इसके तो क्वेश्चन आते नहीं, फॉर्मूला याद ना करो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सो फिर से एक क्वेश्चन देख लो ऐसा, द फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज अ करंट ऑफ, करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 0.5 एम्पेयर का, विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स। सो टाइम पीरियड कितना है 2 आवर्स है हमारे पास।
कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू इट, तो हमें चार्ज निकालना है। अभी हमने देखा I इक्वल्स टू हमारा क्या होता है Q अपॉन T, पर यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे, अब ये तो एम्पेयर में है, इसको सेकेंड्स में चेंज करना पड़ेगा। सो I हो गया, वैसे इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, तो चार्ज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा I इंटू में T हो जाएगा। तो I कितना है 0.5 इंटू में 2 आवर्स है हमारे पास, 1 आवर में 3600 होते हैं, इंटू 2 कर दोगे 36 इंटू 2 7200 सेकेंड्स हो जाएगा। सो ये हो गया 0.5 इंटू में 7200, यहाँ से जब डेसिमल हटेगा सो ये एक जीरो कम हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लो 72 को जरा 5 से करो, 5 2 ज़ा 10 हो गया, 7 5 35 36, सो ये आ गया 360 और एक जीरो इसका, तो 3600 सेकेंड्स, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नहीं सॉरी सेकेंड्स का टाइम थोड़ी पूछा है, इसमें हमने क्या निकाला है, इसमें हमने निकाला है चार्ज, तो ये हो गया 3600 कॉलम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। सो ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, 6 ओम के आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, इनको कैसे अरेंज करोगे कि रेजिस्टेंस आपके पास 9 ओम का है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले सीरीज में लगा के देख लो, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 ये 36, नहीं आ रहा। एक बार पैरेलल सेटअप करके देख लो, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, सो ये नीचे आ गया 6, 3/6 आया, ये आ जाएगा 1/2, तो कितना आया 2 ओम आया। सो ये नहीं बात बन रही। अब हम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अब कॉम्बिनेशन ट्राई कैसे करते हैं, देखो जरा इसको हटा देते हैं। कॉम्बिनेशन ट्राई ऐसे करते हैं कि पहले दो को जरा सीरीज में लगाते हैं, 6 प्लस 6 कितना हुआ 12 ओम हो गया। अब इन दोनों को जरा पैरेलल लगा के देख लो, 1/12 प्लस 1/6, तो ये हमारा हो जाएगा 12 ले लो, ये आ जाएगा 1 पे, ये आ जाएगा 2 पे, तो ये आ गया 3/12, सो कैंसिल करेंगे 1/4 आया, सो ये हमारे पास 4 आ गया। अभी भी हमारी बात नहीं बनी, हमें तो 9 चाहिए क्योंकि, सो क्या करेंगे, ठीक है ये कॉम्बिनेशन हमारा काम नहीं किया, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। अगर हम इन दोनों को पहले पैरेलल लगा के देख लें, सो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, ये आ गया 6, ऊपर आएगा 2, सो ये आ जाएगा 1/3, तो ये हो गया 3 ओम। एंड उसके बाद इस 3 ओम को और इसको अगर हम सीरीज में लगा दे तो आ गया ना हमारा 3 प्लस 6 करोगे 9 ओम आ जाएगा। सो देयरफॉर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दो जो है उनको पैरेलल में लगाना पड़ेगा, देन इस वाले को और जो थर्ड वाला है उसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर में, तो ध्यान से इस टाइप की प्रैक्टिस क्या करनी है, समझ ही आ गया होगा अब तो कंसेप्ट कैसे कैसे ट्राई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक करंट सर्किट। सो यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस निकाला, तो ध्यान से क्या देखोगे, ये आपके पास सीरीज में है, अरे बाबा ये आपके पास सीरीज में है, इस तरीके से ये आपस में पैरेलल में है, पर इनको पैरेलल में निकालोगे उससे पहले ये सीरीज में है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लियर होगा। तो हम सीरीज पे बात करते हैं, पैरेलल वाला करते हैं, तो पैरेलल वाले के लिए पहले इन दोनों को देख लो साथ में, ये तो सीरीज में दोनों प्लस हो जाएंगे, 10 + 10 20 ओम हो गया। अब ये 20 ओम और ये 20 ओम किस में है, पैरेलल, तो ये कैसा होगा 1/20 प्लस 1/20। अच्छा इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रही, 1/r होता है इसलिए मैं लास्ट में रेसिप्रोकल कर देती हूँ। सो ये हो गया हमारा 20 और यहाँ पे आ गया 2, सो ये आ गया 1/10, 1/r 1/10 है, तो r कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो तो हमने देख लिया ये जो पूरा है इस पूरे का कितना आया है 10 ओम आया है। अब अगर हम देखें ये 10 ओम, ये पूरा और ये 20 सारा सीरीज में है, मतलब ये वाला 10 ओम प्लस इसका ये जो पूरा हमारे पास 10 आया है वो प्लस ये वाला 20, इसको निकाले, सो 20 30 40, सो ये टोटल कितना हो गया 40 ओम्स। तो हमारा यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 40 ओम्स। आपको ध्यान से देखना है कौन सा पैरेलल में है कौन सा। अगर आप ये ऐसे कर देते कि 1/20 प्लस 1/10 प्लस 1/10 गलत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में, तो पहले इनको करो फिर पैरेलल पे जाओ। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, इस तरह से घुमा फिरा के सर्किट्स आपको बना के दे देंगे और रेजिस्टेंस निकालने को कह देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से बेटा हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी फॉर अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, हेंस डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। थोड़ा सा इस पे कंसेप्ट भी समझा देती हूँ। आपको याद होगा हमने देखा था जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जितनी वायर की लेंथ होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है
जितना हमारा उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, ठीक है। तो यहां से हमने किया था प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए R इक्वल्स टू ये रो लगाया था हमने एंड L अपॉन ए। सो यहाँ पे ये R तो हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। एंड अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी की तो जो ये हमारा रो जिसको हम बोलते हैं ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो यहां से इनके बीच में रिलेशन क्या आया, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इसकी हेल्प से आप यहाँ पे ये जो रेजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट बताओ। तो देखो अगर हमें यहाँ पे पहले तो निकालते हैं रो इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे ए क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R इंटू ए अपॉन में L यहाँ पे ऊपर है तो इधर आके नीचे आ गया इक्वल्स टू रो। अब इसकी हेल्प से अगर हम एसआई यूनिट निकालें तो हमारी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, मतलब उसकी एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, एंड लेंथ हमारी मीटर में होती है। तो मीटर से स्क्वायर कट करो, क्या आया हमारे पास, ओम मीटर। सो देयरफॉर रो की जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की, पूरा लिख लेना आपके एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू ओम मीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब चलो बी पार्ट देखते हैं, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। एक सेकेंड, इसको जरा, अब मैं जरा इसको रब कर रही हूँ और देखो बी पार्ट यहीं पे कर लेते हैं फिर हम। सो बी पार्ट में हमें बोला है फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ लेंथ, कितनी दे दी हमें, लेंथ 2 मीटर दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना दे दिया 1.4 इंटू में 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे दिया हमें, रेजिस्टेंस दे दिया 0.04 ओम, ठीक है। अभी हम देख के आए हैं जो हमारा रेजिस्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस ऊपर हमारे पास इनटू में एरिया अपॉन में लेंथ। चलो सारी हमारी जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं, इसको यहाँ ले चलते हैं। आप देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 0.04 इनटू में एरिया हमारे पास कितना दे रखा है 1.4 इंटू में 10 रेज टू द पावर -6 अपॉन में लेंथ कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। इसको कैंसिल करते हैं, इसको अगर कैंसिल करेंगे आ जाएगा 0.02। सो ये हमारा हो जाएगा 14 2 ज़ा 28 होता है। उसके बाद देख लो डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। 0.028 इंटू में आ गया 10 रेज टू द पावर -6। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डेसिमल 2 डिजिट आगे लेके आने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2.8 इंटू में यहाँ पे जो 10 रेज टू द पावर -6 है। तो बेसिकली क्या है, जब हम बोलते हैं 10 रेज टू द पावर -6 इसका मतलब क्या है 1/10 रेज टू द पावर 6। अब यहाँ पे आप 2 डेसिमल आगे लेके जा रहे हो, मतलब नीचे 2 जीरोस और ऐड हो गए आपके पास, तो 2 जीरो और ऐड हो गए, मतलब ये क्या हो गया 6 7 8, तो 1/10 रेज टू द पावर 8 हो गया। और इसी को ऊपर ले आओगे तो 10 रेज टू द पावर -8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये रेसिप्रोकल करके जब ऊपर लाते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.8 इंटू में 10 रेज टू द पावर -8 और साथ में ऐसा यूनिट लगाएंगे ओम मीटर, क्योंकि ये रेजिस्टिविटी निकाली है हमने, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So question number 24. You are provided with a resistor, a key and a meter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each and few connecting wires. Using these circuit compounds, draw a label circuit diagram to show the setup to study the Ohm's law. So यहाँ पे देखो बेटा हमें क्या करना है, we have to draw a सर्किट। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। रेजिस्टर दे रखा है उन्होंने, एक रेजिस्टर है, एमीटर है, वोल्टमीटर। क्या याद रखना है, जब आप ये एमीटर लगाओगे तो ये कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। जब आप ये वोल्टमीटर लगाओगे तो ये पैरेलल लगता है। और बोला है 4 सेल है, 4 सेल है 1.5 वी के, मतलब 1.5 वोल्ट के 4 सेल है अगर आपके पास। मान लो ये एक हो गया, 2 3 4, अब कितने हैं 1.5 के 4 लगे, तो पूरी बैटरी कितनी हो गई 15 4 जा करेंगे 60 आएगा 6.0, मतलब 6 वोल्ट की पूरी बैटरी होगी। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एक सेल लगाते हैं अपना, मतलब पूरी बैटरी लगाते हैं जो भी हमने देखी। सो ये हो गया 2 3 4, ठीक है।
यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमारा प्लस है, ये नीचे लगा देते हैं इसको। ध्यान से देखना बच्चे, एक ना एक सर्किट बनाने को तो ज़रूर आ जाता है। तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे ये 6 वोल्ट की है, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट किया हमने। अब पैरेलल में हमें क्या लगाना है, मीटर लगाना है, पहले ही लगा देते हैं। यहाँ पे चलो अमीटर लगा दिया, ऊपर गए, रेजिस्टर हमारे पास एक है, इधर एक रेजिस्टर लगा देते हैं, ठीक है। अब वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है, इसके साथ पैरेलल में लगा दो वोल्ट मीटर, ऐसे लिया, ये लगा दिया हमने पैरेलल में। और क्या लगाना है, और तो कुछ भी नहीं है, बस एक की है और ये कनेक्टिंग वायर्स है। सो की यहीं पे बना देते, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ले जाके ये हमने इसकी की बना दी इस तरीके से, ठीक है। अब हमें पता है करंट का फ्लो बनाना इसमें ज़रूरी है। सो करंट कैसे फ्लो करता है, हमें पता है प्लस से माइनस में होता है। तो यहाँ से जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, ये हो गया हमारा करंट फ्लो। एक बार देख लो, और तो कुछ ना, वोल्ट मीटर हो गया, मीटर हो गया, की हो गई हमारे पास, रेजिस्टर बन गया और सब कुछ बन गया, ठीक है। क्लियर है बच्चे। सो इस तरीके से आप सर्किट, इसको उठा के थोड़ा बीच में बना देना, ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो ये इस तरीके से हमने सर्किट बना दिया। अब आगे उन्होंने बोला है स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सो हमें पता है जो हमारा वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो करंट होता है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना ही आपका करंट भी बढ़ता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब भी हम इसका ग्राफ, तो आपको बोला है ऑल्सो ड्रॉ वी आई ग्राफ टेकिंग वी ऑन दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस हमारी ये होगी, यहाँ पे ले लिया आपने वोल्टेज और इधर आपने ले लिया करंट। जब भी हम वी आई ग्राफ बनाते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, वोल्टेज इतनी करंट इतना, वोल्टेज बढ़ाई आपने करंट भी बढ़ गया, वोल्टेज और बढ़ाई करंट और बढ़ गया। तो आपको जो इनके बीच का रिलेशनशिप बताना है वो ये बताना है कि V हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I से, और इसका जो ग्राफ बनता है हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो यहीं से हमारा फॉर्मूला आता है, जब हम इक्वल्स टू करते हैं तो I R आ जाता है। जो R है हमारा बेसिकली वो कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है V इक्वल्स टू IR, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखना है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम। सो ये आपको R1, R2, R3 की वैल्यूज दे रखी हैं, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सो 12 वोल्ट की बैटरी है, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब देखो यहाँ पे जो रेजिस्टर्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि जो हमारा करंट होगा वो सब में अलग अलग होगा, करंट डिफरेंट होगा, जो हमारा वोल्टेज है वो सेम रहेगा जब इस तरीके से पैरेलल में लगते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमें करंट निकालना है, जैसे पहला, अब सबसे पहले तो मैंने आपको बोला एक फॉर्मूला याद कर लो, V इक्वल्स टू आई आर। तो करंट क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया V अपॉन आर। अब पहले का करंट निकालोगे तो मतलब V अपॉन में R1, पहले का जितना रेजिस्टेंस है, तो पहले का दे रखा है 10, सो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 10। आगे देखो I2 निकालेंगे, ये हो जाएगा V अपॉन R2, मतलब V है 12 और 10 की जगह 20 हो जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो I3 निकालेंगे, V अपॉन R3 हो जाएगा 12 अपॉन 30 हो जाएगा। चलो इसको कट कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 6 अपॉन में 5 एंड इसको कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 अपॉन में 10, फर्दर कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन में 5 और इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 अपॉन में 15, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 के टेबल से इसको करोगे 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 10 2 पे तो 1.2 एम्पेयर, यहाँ से करेंगे तो 0.6 एम्पेयर एंड ये हो जाएगा 0.4 एम्पेयर। सो ये आ गए हमारे तीनों के करंट, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। सेकंड में बोला है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब ध्यान रखना है सिंस ये पैरेलल में है तो 1 अपॉन RT हमारा टोटल रेजिस्टेंस इक्वल होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है बेटा। अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। सो ये हमारा हो गया, एलसीएम ले लो 60 आ जाएगा।
6 से करेंगे इसको, प्लस इसको 3 से करेंगे एंड इसको 2 से करेंगे। सो ये आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/60 आ गया हमारे पास, लेकिन ये 1/RT है। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 60/11 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ठीक से लिख देती हूँ मैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारा इसका रेसिप्रोकल हो गया, 60/11 हो गया। चलो डिवाइड कर लेते हैं इसको, 60 से करेंगे, 5 से करेंगे, 55 आएगा, ये आ गया 5, डॉट लगा दो, 50 बन जाएगा, 4 से करोगे 44 हो जाएगा, इतना काफ़ी है। सो ये हो गया 5.4 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस निकाली है ना हमने, तो ओम्स में आएगी। सो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या बोला है बच्चे हमें, थर्ड पार्ट आ जा भाई। थर्ड पार्ट में बोला है टोटल करंट इन दी सर्किट। सो टोटल करंट कैसे निकलेगा, देखो करंट का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे अभी थर्ड पार्ट कर रही हूं मैं। करंट का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा बच्चे। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, लेकिन यहाँ पे हमारा जो R है, R क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो अभी हमने निकाला है, कितना निकाला था, 5.4 था, एंड वोल्टेज कितनी है, पूरे में 12 वोल्ट है, 12/5.4 हो जाएगा। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हमारा कैंसिल करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, 2 के टेबल से इसको कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 60 एंड ये आ जाएगा 27, 3 के टेबल से हो जाएगा, ये आ गया जी 20 एंड ये हमारे पास आ गया 9। आगे तो नहीं कट पाएगा, तो 9 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 9 से 20 को डिवाइड करेंगे, ओरली कर रही हूँ मैं, ये आ जाएगा 2 से करेंगे, मैं डेसिमल में आएगा, पूरा तो नहीं कट रहा। सो 18 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर से 2 से करेंगे, तो ये चलता रहेगा। तो बेसिकली 2.2 एम्पेयर ये हो जाएगा हमारा टोटल करंट। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। सो फर्स्ट पार्ट है, इन द फॉलोइंग फिगर 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स A, B एंड C आर शोन अलोंग विद देयर लेंथ एंड एरिया ऑफ। तो लेंथ, जैसे इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, इसकी लेंथ L/2 होगी, एरिया 2A हो गया, इसकी L/2 लेंथ होगी और A/2 हो गया। अब हमें बोला क्या है, इफ दीज 3 कंडक्टर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल and RA, RB and RC are their respective resistance, then find RA/RB। तो ये सब हमें फाइंड करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे RA फाइंड करना है, सो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वन हमें पता है, RA किसके इक्वल होता है, ओम, और ऊपर ओम कह रही हूँ मैं, सॉरी, रो, एंड ऊपर हमारे पास आता है लेंथ और नीचे आता है एरिया। तो इस केस में LA, तो ये आ गया हमारा RA। ठीक है, क्योंकि आपके पास नंबर्स तो कुछ है नहीं जिससे आप सॉल्व करोगे। फिर हम चलते हैं RB पे। RB की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, ओम, L कितना है इसका, L/2 एंड ये है 2A। अब जरा आप याद करो, अगर ये हमारे पास ऐसे है L/2, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ओम, और यहाँ पे L और ये 2 बेसिकली इसके साथ हो गया, तो 2 2 ज़ा 4A। ठीक है, सो RB हमारे पास आ गया रो L/4A। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, L/2 और A/2 हो गया। तो जब हम RC निकालेंगे, सो ओम, और यहाँ पे लेंथ कितना हो गया, हाफ हो गया, L/2 हो गया। सिमिलरली एरिया भी हाफ हो गया, A/2 हो गया। अब यहाँ तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो गया, तो क्या करते हैं हम इसमें, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, मतलब L/2, और ये जो नीचे वाला है इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास सेम वही आ गया, RC आ गया रो, और यहाँ पे L/A। सो यहाँ से ये तो क्लियर है कि RC और RA हमारा सेम आया है। अब देखते हैं हमें रेशियो किस किस का निकालना। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, और सबसे पहले इसको साइड रख रही हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो हमें निकालना है RA/RB, करेक्ट, यही निकालना है, RA/RB। सो RA कितना है, रो L/A, और अपॉन में RB मतलब रो L/4A। सो यहाँ तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, फिर इसको ऐसे ही लो, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन। सो ये हो गया L/A, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/A/L। सो A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, कितना आया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, तो सेकेंड पार्ट में हमें बोला है RA/RC, ये तो दोनों सेम ही है। सो सेकेंड पार्ट है RA/RC। तो RA कितना है हमारे पास, रो L/A, और जब हमने RC निकाला था तो फिर से रो L/A, रो से रो कैंसिल हो गया, L/A, इसका रेसिप्रोकल कर दो, A/L, L से L कट गया, A से A कट गया, क्या आया, 1 आया। तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 4 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 1।
क्लियर। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखिए, अगर हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इफ द कंडक्टर ए, एक मिनट, so if the conductor A is made of copper and the conductor B is made of कॉन्स्टेंट, सो अलॉय, अब ये होता क्या है, ये मटेरियल बेसिकली एक अलॉय है और ये अलॉय किसका बना है, कॉपर और निकल का। देन विच वन ऑफ द टू विल हैव मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वाई, ज्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसकी होगी। देखो अगर हम किसी मेटल का अलॉय बनाते तो जो उसका अलॉय बनता है उसके रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सो देयरफॉर कॉपर तो हमारा मेटल हो गया, इस कॉपर की हेल्प से ये जो कॉन्स्टेंट बना है इसकी रेजिस्टिविटी हायर होगी। तो कैसे लिखेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ alloy is generally higher than its constituent metal, therefore consonant has more resistance। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट ओम्स लॉ रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। तो सबसे पहले ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, हमने एक सिंपल सी चीज पढ़ी है ओम्स लॉ में कि जहां से हमारे ये सारे फॉर्मूलेज बन के आए थे, V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है, मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप इसको लिखोगे कैसे, इसको लिखने का तरीका है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ, इलेक्ट्रिक करंट मतलब I की बात करें, सो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा जो I है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V के अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ द सर्किट प्रोवाइड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसमें कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर हमारा सेम रहे। तो यहां से मैथमेटिकली अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली ओम्स लॉ के हिसाब से हमें मिल गया, I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। तो यहाँ पे जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, R लगा देते हैं, तो V इक्वल्स टू IR मिल जाता है। या हम कह सकते हैं अगर करंट निकालना है तो करंट की टर्म्स में V अपॉन R हो गया, और जहां यहाँ पे जो R है दिस इज कॉल्ड, दिस इज ये कॉन्स्टेंट है हमारा, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन मेटल। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, पहले आप इसको डिफाइन करोगे फिर मैथमेटिकली इसको दिखाओगे। ठीक है, क्लियर है। चलो डिफाइन 1 ओम। सो जब भी हमें, मैंने आपको बताया था जैसे 1 वोल्ट पूछ लिया, 1 वॉट पूछ लिया, तो हम कैसे बताते हैं, जैसे यहाँ पे हमसे इन्होंने R पूछा है तो फिर से देखो V इक्वल्स टू IR अभी पढ़ के है, तो R क्या हो गया, V अपॉन में I। सो आपको ये पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस किस में होता है, वोल्ट में होता है, करंट किस में होता है, एम्पेयर में होता है। बस यहीं से आपकी डेफिनेशन आ गई। 1 ओम इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पेयर passes through an object having voltage potential of 1 volt। so simple, इसका 1 वोल्ट आ गया और इसका वो आ गया। ठीक है, सो हमें यहाँ पे पता है कि V अपॉन I है, तो सिंपल जब 1 एम्पेयर का करंट 1 वोल्टेज से पास हो रहा है तो वो हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी का एक और पार्ट है बच्चे, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर करते हैं पहले तो। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट ऑफ, करंट दे रखा है 0.5 एम्पेयर, उसके बाद फ्लोज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट। सो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है, इज अप्लाइड। सो अभी देख के आए हैं हम V इक्वल्स टू IR। तो R हमारा क्या होता है, R हमारा होता है V अपॉन में I। ठीक है, तो V अपॉन I वैल्यूज पुट कर दो, V कितना है 2 अपॉन में 0.5 है, पॉइंटेड आया 20 आ गया, सो इसको कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा। सो देयरफॉर 4 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सिंपल है तो डायरेक्ट सिंपल हमारे क्या बोलते हैं फॉर्मूला लग रहा है और आंसर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28, और ये क्वेश्चन 4 मार्क का है, ये बीच में आ गया, बेसिकली केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है ये। सो 4 नंबर का आ गया, बीच में क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, 3 नंबर के चल रहे थे। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। So now the question says study the following electric circuit in which the resistors are arranged in the 3 arms A, B, C। So ये आर्म A है जिसमें सीरीज में लगे हुए हैं, आर्म B ये भी सीरीज में है, B और C पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म A। सो आर्म A कौन सी है, ये, इसमें कैसे है, सीरीज में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारा आर्म A का देख रहे हैं, ये सीरीज में लगा हुआ है, मतलब इसको कैसे करेंगे, सीरीज वाला कैसा होता है, सीरीज का टोटल हमारा इस तरीके से होता है, लिख देना है ऐसे फॉर्मूला इसका, एंड यहाँ पे हम करें अगर तो ये हो जाएगा 5 + 15 + 20। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा 20 20
40 ओम। ठीक है, सो पहला पार्ट हो गया। सेकंड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी एंड सी। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सो पहले हमारे पास पूरा बी का होना चाहिए, फिर पूरा सी का होना चाहिए, देन पैरेलल वाले फॉर्मूले से लगाएंगे। क्योंकि देखो अगर हम बी वाली की बात करें तो जो आर्म बी है ये इसमें हमारे पास 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सीरीज में, मतलब 5 + 10 + 15, तो कितना हो गया, ये 15 30 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें आर्म सी की, सो इसमें 3 सीरीज में लगे हुए हैं, मतलब 10 20 30, कितना हो गया 30 40 50 60, सो ये आ गया 60 ओम। अब हम आर्म बी और सी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इनका कितना है, ऊपर वाले का 30 नीचे वाले का 60, तो 1/RT इक्वल होगा 1/30 + 1/60। समझ रहे हो, पैरेलल का फॉर्मूला लगाने से पहले उसी में ही जो सीरीज में लगे उसका हमने टोटल निकाला और फिर पैरेलल का लगाया। सो यहाँ पे ये 60 से ही कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा 1 पे, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। सो ये हमारे पास हो गया 2 + 1 3 3/60 हो जाएगा, मतलब 1/20, और ये भी 1/RT है। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 20 ओम। ठीक है, समझ में आया, बस ये सीरीज और पैरेलल वाला ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज थ्रू द एमीटर। अब करंट कितना दिखाएगा, सो यहाँ पे करंट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगेन मैंने क्या बोला है, एक फॉर्मूला याद रखना है, V = IR, तो I हमारा क्या हो गया V/R। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो I अगर हमें निकालना है V/R होगा, वोल्टेज की बात करें तो ये है 6, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इन दोनों का भी निकाला था, कितना था 20 आया था शायद, हाँ। सो देखो यहाँ पे इसको मार्क करके दिखाती हूँ मैं, इस कॉम्बिनेशन का हमने अभी निकाला था 20 था। अब ये पूरा और ये तो 20 एक साथ लगे हुए हैं, मतलब सीरीज में लगे हुए हैं, इसका हम निकाल चुके हैं। आर्म ए का कितना निकाला था 40, तो ये 40 + 20 टोटल कितना हो गया 60 हो गया। सो ये हमारे पास आ गया 60, एंड यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, मतलब 0.1 एम्पेयर। ये आ गया हमारा टोटल करंट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसी में ही देखो एक और है आपके पास ऑप्शन, अगर आप सेकंड पार्ट करते हो, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज इन द एमीटर व्हेन द आर्म बी इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अब वो क्या कह रहे हैं, सर्किट को देखो ध्यान से, इसको हटा देते हैं। अब वो कह रहे हैं अगर हम आर्म बी को हटा दें, मतलब ये वाली जो आर्म है इसको हटा दिया, मतलब कोई भी पैरेलल में नहीं रहा, ये भी सीरीज में हो गए, ये भी सीरीज में हो गए, टोटल कितना हो गया, ये था 20 20 40, और इसकी बात करें तो 30 40 50 60, सो ये कितना हो जाएगा टोटल 100 हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर हम ये हटा देंगे तो करंट हमारा एक तो सीरीज में हो गया। यहाँ एक चीज और समझना है यहाँ पे, सो ये हमारा 100 हो गया, मतलब इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। अगर हमारा वो सारा हम एक आर्म हटा देते हैं तो I = V/R है, सो ये हो जाएगा V तब भी सेम ही रहेगा हमारा 6, और अब रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 100 हो गया, सो ये कितना आ जाएगा 0.06 एम्पेयर। सो ये आ जाएगा हमारा 0.06 एम्पेयर। ठीक है बच्चे, सो ये हो गया क्वेश्चन हमारा केस स्टडी के। इस तरह से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, सीरीज और पैरेलल वाला, वो हमने यूज करके इस क्वेश्चन को करा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से अभी 3 मार्क ही चल रहे हैं हमारे। सो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। फर्स्ट पार्ट है, स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली व्हेन एन अप्लायंस ऑफ रेजिस्टेंस R is connected to a source of voltage V and the current I flows through the appliance for a time t। सो यहाँ पे हमें अपना क्या बताना है, एक्सप्लेन करना है आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसमें हमें पता है एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने याद किया था, H = I²RT। इसी फॉर्मूले से हम पूरा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कैसे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट द हीट डिसिपेटेड फ्रॉम अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट दिख रहा है उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आगे क्या है, रेजिस्टर ऑफ द कंडक्टर एंड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। सो आपका सिर्फ ये जो फॉर्मूला है इससे पूरा इसका डेफिनेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने लिखना है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आगे सेकेंड पार्ट देख लो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
अ 5 ओम रेजिस्टर इज, साथ साथ लिखते रहते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है रेजिस्टर आर दे रखा है 5, नेक्स्ट दे रखा है इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, सो वोल्टेज भी दे रखी है 6 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी दैट डिसिपेटेड एज हीट, बेसिकली आपको H निकालना है 10 सेकेंड्स में। सो अभी फॉर्मूला देखा है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो यहाँ पे देखो हमारे पास I नहीं है, तो पहले करंट निकाल लेंगे V इक्वल्स टू आई आर। सो यहाँ पे V और R तो दोनों ही है, सो I हमारा क्या होता है V अपॉन R हो जाएगा। सो V देख लो कितना है, V है 6 अपॉन में R 5, काटने कूटने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। सो ये हो जाएगा 6 अपॉन 5 इंटू 6 अपॉन 5, क्योंकि ये क्या है I स्क्वायर है, मतलब करंट का स्क्वायर, इंटू में रेजिस्टेंस कितना है 5, इंटू में टाइम कितना है 10 सेकेंड। सो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा। सो 6 6 36, 36 इंटू 2 करेंगे 72 जूल्स, ये आ जाएगी हमारी हीट। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देख लो, ये दोनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो नाउ क्वेश्चन 30, अब थोड़े से मैंने, क्योंकि हम क्या है ना इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स के चक्कर में रह जाते हैं, थ्योरी रह जाती है, और फिर जब थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो फिर ब्लैंक हो जाते हैं, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन थ्योरी के भी लिए इस तरह के रिपीटेड, जैसे ये फ्यूज वाला हो गया, इसका तो पक्का एक क्वेश्चन आता ही है आपके पास। सो सबसे पहले है, अ स्टूडेंट वांट्स टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक उसके पास इलेक्ट्रिक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है एंड एन इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली। सो तीनों चीजें एक साथ यूज करनी है उसको। How should these gadgets be connected with the mains? Justify your answer giving 3 reasons. So कैसे उसको मेन से कनेक्ट करना चाहिए, क्या ये सारे हम सीरीज में कनेक्ट कर दें या पैरेलल में करने चाहिए? तो पहली चीज तो हमें पता है घर में जो कनेक्शंस होते हैं हम पैरेलल में ही करते हैं। अब 3 रीजंस क्या हो सकते हैं, देखो पहली बात तो अगर आप सीरीज में करोगे तो सबको करंट सेम मिलेगा, बट यहाँ पे क्या जितना हमें हीटर को करंट चाहिए क्या उतना ही बल्ब को भी चाहिए? नहीं। सो हम इसको पैरेलल में करेंगे। सो आंसर हो गया कि पैरेलल में अरेंज करेंगे। रीजन क्या है बच्चे कि तीनों को अलग अलग करंट चाहिए। दूसरा रीजन हो सकता है कि जब हम किसी चीज को सीरीज में लगाते हैं, मान लो तीनों में से अगर एक भी चीज खराब हो गई तो तीनों आपकी चलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सीरीज में सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो वो तीनों चीजें चलनी बंद हो जाएंगी। तीसरा रीजन हो सकता है कि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टिविटी हमारी कम होती है, सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं रेजिस्टिविटी हमेशा हायर होती है। सो ये 3 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद है व्हाट इज एन, अच्छा इसके आंसर इस तरीके से लिखे हुए हैं बिकॉज थ्योरी वाले हैं तो मैंने आंसर ऐसे लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए इसको कैसे बना के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, हाउ इज इट कनेक्टेड इन अ सर्किट। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है, जैसे एक सर्किट में उसको कनेक्ट कर दिया, अगर कभी करंट ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा करंट पास हो गया तो क्या होगा ना, वो फ्यूज सबसे पहले खराब होगा एंड जैसे ही वो फ्यूज ब्रेक होगा आपका जो करंट पास है पूरे सर्किट में नहीं होगा एंड कोई डैमेज नहीं होगा। और इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, इसको कनेक्ट हमेशा सीरीज में किया जाता है। तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे पूरा इलेक्ट्रिक फ्यूज का, तो ये तो रट लेना इसकी जो डेफिनेशन है, पक्का क्वेश्चन आ जाता है। सो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फ्रॉम डैमेज बाय लिमिटिंग द करंट। इट्स मेड ऑफ एन alloy of lead and tin because it has a low melting point and high resistivity. The fuse is inserted in series with the device. ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अगेन मैंने बोला था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर फ्यूज वायर एंड व्हाई। सो अभी हमने आंसर देख ही लिया, वैसे तो उसका कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड कैसे काम करता है, कि उसको आपने सीरीज में लगा दिया, अगर कभी करंट ज्यादा फ्लो हो गया कुछ भी हो गया तो वो फ्यूज उड़ जाएगा और बाकी हमारे अप्लायंसेस बच जाएंगे, हमारे सर्किट में करंट फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आंसर, आप यहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32। Why is tungsten used for making bulb filaments of incandescent lamps? तो हमारे जो फिलामेंट्स होते हैं टंगस्टन मटेरियल के क्यों बनते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बल्ब को काम कैसे करना होता है, वो वहां से इलेक्ट्रिसिटी लेगा 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 एंड करंट इतना सारा पास होगा एंड देन वो बहुत ज्यादा करंट लेते लेते उसको हीट में कन्वर्ट करता है, एक तो मतलब इतनी हीट उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है एंड देन ग्लो करता है। तो अगर हाई मेल्टिंग, उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा नहीं होगा तो वो पहले ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो टंगस्टन is used for making bulb filaments in incandescent
lamps because it has a very high melting point, allowing it to withstand the extreme heat generated by electric current without melting, makes it an ideal for glowing brightly without burning out. ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है नेम एनी टू इलेक्ट्रिक डिवाइस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हीटिंग इफेक्ट से कौन कौन से हमारी हेल्पफुल होते हैं? जब हम कपड़े प्रेस करते हैं वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से गर्म होते तभी कर पाते हैं, या हमारे घर में अवन्स वगैरह होते हैं, हीटर, सर्दियों में हीटर चाहिए होते तो वो हीटिंग इफेक्ट से बनता है. सो ये सारे हो सकते हैं डिवाइसेस. दो आप लिख दोगे, जैसे हमारा हीटर्स हो गए या हमारे आयरन्स हो गए जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. सो ए पार्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट. सो इलेक्ट्रिकल पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन में टाइम. ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसको हम डिनोट करते हैं वॉट में या जूल पर सेकेंड में. ठीक है बच्चे, अभी मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैंने इसको डिफाइन कैसे करना है वो लिखा होगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा. सेकेंड पार्ट है एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 2 hours, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम. अभी हमने देखा पावर हमारा क्या होता है? एनर्जी जितनी कंज्यूम हुई है अपॉन में टाइम. सो यहाँ पे हमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? टी इधर जाएगा, पावर इनटू टाइम हो जाएगा. अब किलोवाट में ही निकालनी है, वैसे हम किलोवाट को उसको वॉट में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ किलोवाट आवर में ही निकालनी है. तो सिंपल, पावर कितनी है? 2 इंटू में टाइम कितना है? 2 hours, तो 2 2 जा 4 किलोवाट आवर. अब ये क्वेश्चन लेने का रीजन ये है कि ये जो कन्वर्जन आ जाता है कि सेकंड उन्होंने बोला जूल्स में निकाल के दिखाओ. सो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर हमारा इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶. ये ध्यान रखना है, याद रखना है. ठीक है, ये फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको याद रखना है ये. सो नाउ 1 किलोवाट आवर अगर इसके इक्वल है, हमें कितने का निकालना है? 4 किलोवाट आवर के. सो 4 किलोवाट आवर हमारा हो जाएगा 4 इंटू में 3.6 इंटू में 10⁻⁶. सो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 36 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 4 जा 24 एंड ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 13 14. सो 144 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल. सो ये हमारा आ गया 14.4 इंटू में 10⁻⁶ जूल्स. तो इसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जूल्स में. ठीक है, ये याद रखना है, ध्यान रखना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 34. मैं कह रही थी ना कहीं इलेक्ट्रिक पावर का क्वेश्चन था. सो डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड राइट इट एसआई यूनिट. सो ए पार्ट तो दोनों का सेम है, सेकंड पार्ट अलग है, उसको करेंगे. पर इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसकी एसआई यूनिट होती है वॉट या जूल पर सेकेंड. ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं. सो सेकेंड पार्ट है 2 बल्ब्स रेटेड 100 वॉट एंड वोल्टेज 220 वोल्ट है एंड 60 वॉट एंड 220. तो यहाँ पे लिखते चलते हैं साथ साथ. सो 2 बल्ब दे रखे हैं. पहला है जिसकी पावर कितनी दे रखी है? 100 वॉट्स की, एंड वोल्टेज कितनी है हमारे पास? 220 वोल्ट. दूसरा बल्ब है जिसकी पावर है 60 वोल्ट और वोल्टेज है 220 वोल्ट, एंड हमारे पास है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है टू एन इलेक्ट्रिक मेन ऑफ 220 वोल्ट. फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द मेंस. अब यहाँ पे करंट कितना ड्रॉ होगा? देखो, जब भी पैरेलल में होता है, हमें टोटल करंट तो निकालना है, लेकिन पैरेलल में अलग अलग करंट पास होता है. दोनों का हम दोनों केसेस में करंट निकालेंगे, देन उसको ऐड कर देंगे. तो देखो, एक फॉर्मूला हमने कर रखा है पावर का कि पावर इक्वल होता है V इंटू आई. तो यहां से मैं निकाल सकती हूँ I इक्वल हो जाएगा P अपॉन में V के. सो इसी फॉर्मूले से हम दोनों निकाल लेंगे. यहाँ पे जैसे फर्स्ट केस में करंट हमारा कितना होगा? पावर कितनी है? 100 अपॉन में 220. 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 अपॉन में 11. सो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से जाएगा 50 होगा. 50 से छोटा 4 पे लेंगे तो 44 होगा, बचेगा 60 बच जाएगा. 60 से छोटा 5 पे लेंगे तो 55 आ जाएगा. तो 0.45 एम्पेयर आ गया. अब सेकेंड वाले में देखते हैं, इसमें करंट निकालेंगे. सो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा? 60 अपॉन में 220. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 11. अब 11 को करो, 0.30 से छोटा 2 लेना पड़ेगा, 22 आएगा. अब 8 बचेगा तो 80 से छोटा 7 पे. सो 0.27 एम्पेयर. ठीक है, अब ये तो दोनों आ गया. अब टोटल करंट निकालना है हमें. सो वो हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड. सो फर्स्ट कितना था? 0.45 प्लस 0.27. सो ये हमारा हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4 5 6 7. सो 0.72 एम्पेयर ये हो जाएगा हमारा
टोटल करंट। ठीक है बच्चे, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। सो नाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड 1100 वॉट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन्स, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द मेन्स। तो हमें पावर कितनी दे रखी है बच्चे, पावर बोली है 1100 वॉट है, और हमें दे रखी है वोल्टेज कितनी है 220 वॉट। अब हमें पहले क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट कैसे निकालते हैं, हमें पता है पावर हमारा होता है VI, सो देयरफॉर I इक्वल्स टू हो गया P अपॉन में V। सो I ने हो जाएगा पावर कितनी है 1100 अपॉन में 220, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आ जाएगा 10, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा करंट आ गया 5 एम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज फॉर 5 आवर्स डेली। अब यहाँ पे पहली बात तो एनर्जी निकालने, तो पावर का वो वाला फॉर्मूला जिसमें हमने कहा था ना पावर क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयरफॉर एनर्जी अपॉन में टाइम हो गया। ठीक है, सो अब इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें, सो पहले तो आज टाइम निकालना है, 5 आवर्स हो रहा है 6 दिन के लिए, सो रोज 5 आवर्स हो रहा है 6 डेज तक, 6 5 टोटल 30 आवर्स यूज हो गया। एंड अगर हम पावर की बात करें तो हम, क्योंकि हमारी एनर्जी किलोवाट आवर में आती है, सो 30 आवर्स तो हो गया, पावर हमारी किस में है, अभी हमारी पावर है 1100 वॉट है, इसको अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1100 अपॉन में 1000 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो आ गया 1.1 किलोवाट। सो देयरफॉर अब इस फॉर्मूले से अगर निकालें, सो एनर्जी हमारी किसके इक्वल होगी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा पावर कितना है, पावर हमने देखा 1.1 इंटू में टाइम, टोटल 30 आवर्स है, डेसिमल हटाओगे 0 से 0 हो गया, 11 इंटू 3 करोगे 33 किलोवाट आर, ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज 5 रुपीज। अब अगर एक यूनिट बोले तो ये बराबर होता है 1 किलोवाट आवर की। ठीक है, तो अगर एक यूनिट 5 रुपए की है बच्चे, हमें कितने की निकालनी है, 33 की निकालनी है, तो 33 इंटू 5 हो जाएगा, सो हो जाएगा 5 इंटू 3 15, अगेन 5 3 15 16, तो रुपीज 165 इतना हो जाएगा हमारा अमाउंट। ये कॉस्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान रखना, ये सब आपको पता होगा, कॉस्ट निकालना बहुत ईजी होता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहां से हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 में पहला पार्ट है बच्चे, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो वर्क डन हमारा होता है जूल्स में एंड चार्ज होता है कॉलम में, तो एक ऐसे बन जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो एक तो हमारे पास ये बन गया। इसके अलावा हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें I करंट होता है, मतलब एम्पेयर होता है, एंड ये हमारा ओम होता है। सो यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि कब माना जाएगा 1 वोल्ट, जब 1 एम्पेयर करंट पास होता है 1 ओम रेजिस्टर से। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सेकेंड पार्ट है हमारे पास, अ कॉपर वायर हैज अ डायामीटर ऑफ 0.2 mm। सो एक कॉपर वायर है जिसका डायामीटर है 0 पॉइंट, यहाँ में लिखते हुए चलते हैं, डायामीटर दे रखा है 0.2 mm। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है हमें, 1.6 into 10 raised to the power -8 ohm meter. What will be the length of the wire to make its resistance 14? So R14 दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड करिए। चलो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख ली। अब इन सब चीजों से बनता कौन सा फॉर्मूला है, R इक्वल्स टू ओम L अपॉन, अरे क्या हो गया इसको, L अपॉन A। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब इसमें एक चीज, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने से पहले ध्यान रखना, ये आपको मिलीमीटर में दे रखा है, तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में जाओगे तो 1 अपॉन 10,000 मीटर होता है। सो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अभी एक चीज और, ये क्या है, डायामीटर है। हम एरिया निकालेंगे, आपको पता है ना फॉर्मूले में एरिया चाहिए, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सो भैया हमें रेडियस चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायामीटर अगर 0.2 है तो रेडियस 0.1 हो जाएगी। हमें पता है ना भाई रेडियस क्या होती है, डायामीटर का हाफ, बहुत बेसिक सी चीज है ये तो। चलो अब कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 अपॉन में अगर हम करेंगे 10,000, सो यहाँ से डेसिमल हटेगा,
नीचे एक और 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 है, मतलब 10⁻⁴ हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा, इसको अगर ऊपर लाएंगे तो 10⁻⁻⁴ आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया 10⁻⁻⁴ मीटर। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ये हमें रेडियस मिल गया। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सो आप चाहो तो सिंस हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें लेंथ निकालनी है, तो ये सारी चीज़ों को पहले उधर भेजो। जैसे यहाँ पे r है, सो ये रो है, ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ए हमारा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ऊपर आ जाएगा। सो ये आ गया हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला। लेट्स पुट द वैल्यूज। सो सबसे पहले देखो आर कितना दे रखा है 14, इंटू में एरिया कितना दे रखा है πr², सो 22/7 r²। रेडियस कितनी है 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁴। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, πr² लगाया है हमने। ठीक है, अपॉन में अगर हम देखें तो अपॉन में हमारे पास कितना दे रखा है 1.6 इंटू में 10⁻⁻8। अब यहाँ पे काटने से पहले एक चीज और देख लो, देखो यहाँ पे ये तो 14 एज इट इज, इंटू में 22। अब ये जो अपॉन में 7 है बेसिकली नीचे आ गया वो, एंड 10⁻⁻ क्या होगा, बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 448 माइनस का, और ये हो जाएगा 7 इंटू नीचे क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया हमारा। बाकी यहाँ देखें तो 7 2 14 हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे ये आ जाएगा 0.8, इसके अलावा फिर से 2 से हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 11, ये आ गया 0.4। फर्दर तो ये कटेगा नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, वी हैव 11 अपॉन में 0.4, तो बेसिकली हो गया 110 अपॉन में 4। अब डिवाइड कर लो, ऐसे ही कर लेते हैं, 4 2 8, 9 10 11, 30 से छोटा क्या होगा, 7 से करेंगे 28 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे बचेगा 25, सो 27.5 मीटर। ये आ गई हमारी लेंथ, और यही क्वेश्चन में पूछा है, लेंथ ऑफ वायर क्या होगी 27.5 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पहले तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो, कहीं कट रहा हो। ठीक है, अब आ रहा है ना। हाँ, तो देखो, लिस्ट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सीरीज सर्किट एट होम। तो घर पे क्यों नहीं हम यूज करते, पहली बात तो सीरीज में क्या होता है, करंट सबको सेम मिलता है, हमारे पास अलग अलग अप्लायंसेस है, उनको अलग अलग करंट चाहिए, पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा बहुत मेजर डिसएडवांटेज कि अगर एक में भी कुछ डिफेक्ट आएगा तो अगर वो सीरीज में लगे हैं तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। ठीक है, सो 2 डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं, एक तो इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस विल आल्सो वर्क, और एक यहाँ पे जो लिखा है वो रजिस्टर के उसमें लिखा है ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। ठीक है, और बाकी आप वो वाला भी लिख सकते हो कि सबको सेम करंट होगा, हमें अगर डिफरेंट करंट लेवल चाहिए तो फिर हमें इसके लिए पैरेलल में लगाना था, बट और भी 2-3 है आपके पास, तो कोई भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, देन है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये रहा हमारे पास। अब ये जो सर्किट दे रखा है बड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार चलो ये तो समझ आ रहा है, ये कौन सा तरीका है, ना ये सीरीज है ना पैरेलल है, इसको अगर आप उठा के इस तरीके से देखो, समझते हैं थोड़ा सा, उधर बी पॉइंट है इधर ए पॉइंट है, सो यहां से मैं इसको ऐसे समझ रही हूं कि बी पॉइंट के साथ यहां पे अगर मैं देखूं सो ये दोनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। सो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर रहे हैं तो ये पैरेलल हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे समझो, ये मैंने पैरेलल कर दिया कौन सा वाला 15 वाला। ठीक है, जिसके एक साइड पे हमारा बी वाला हो गया, एक साइड पे ए हो गया। अब बी से ए की तरफ आओगे तो 2 सीरीज में, ये तो देखो ना एक सिंगल उस वायर में चल रहे हैं, मतलब सीरीज में लगे हुए हैं। सो यहां से 2 आ रहे हैं हमारे पास जो सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया कौन कौन से, 4 और 6। मैं बस आपको सामने ये फिगर को सिंप्लीफाई कर रही हूँ, और ऐसे ही बी से इधर ए की तरफ आओ, यहाँ बी है, यहाँ जाओगे, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, तो 2 यहाँ लगे हुए हैं, कौन से 3 वाले हैं, 3 और 3। अब इसको देख के तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबरा मत जाना, सिंपल सी बात है, या तो पैरेलल में होगा या सीरीज में होगा। अब यहाँ पे ये वायर हमें दिख रहा है, ये तो सीरीज में है, और ये भी दिख रहा है सीरीज में है, यहाँ पे एक अलग से आई है वायर, तो दैट मीन्स वो पैरेलल में होगा, तो हमने वहां पे देखा। थोड़ा सा गंदा लग रहा है वो सर्किट बना हो, पर समझ आ गया होगा तुम्हें कि ये पैरेलल है और ये सीरीज है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें इसका वो निकालना है तो क्या करेंगे हम, सिंपल, अब हमारे लिए ये पार्ट और ये पार्ट तीनों पैरेलल में हो गए, लेकिन ये दोनों साथ है, तो पहले इसका कंबाइन निकालेंगे। सो 4 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 10 ओम हो गया। यहाँ पे कितना है, 15 ओम है। नीचे वाला कितना हो जाएगा, 3 + 3 ओम, 3 + 3 6 ओम। तो अब ये 10
15 और 6 ये कैसे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे हम, सो ये क्या होगा 1/R1 R2 R3 कर लो, ठीक है बेटा। सो ये हमारे पास देखो 1/R1 कितना है, अभी किया था हमने 10, देन 15 एंड देन 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा बेस्ट टेबल रहेगा, मेरे ख्याल से 30 कर लेते हैं, 30 बेस्ट रहेगा। सो 10 × 3 प्लस 15 × 2 और 6 5 सा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 10/30 मतलब ये आ गया 1/3। सो 1/ टोटल रेजिस्टेंस हमारा आया है 1/3, रेसिप्रोकल कर दो दोनों का। सो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 3 ओम। ये क्वेश्चन में पूछा था हमसे, ठीक है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। तो अगर 3 सेल है 2 वोल्ट ईच, तो सिंपल 3 × 2 करेंगे, कितना हो गया 6 वोल्ट का हमारा बैटरी लगा हुआ है। उसके बाद है अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स 10 ओम 20 ओम 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कैसे कनेक्ट करना है पैरेलल में, अब एक प्लग की लगानी है एंड एन अमीटर। अमीटर कैसे लगता है हमेशा सीरीज में, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज दे भी रखा है। तो रेजिस्टर्स हमारे किस में है, पैरेलल है, और बाकी ये चीजें सीरीज में है। यूज दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू। सो वैल्यूज फाइंड करते हैं, पहले सुंदर सा एक सर्किट बना लेते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ सुंदर सुंदर बनाने की। तो स्टार्ट करते हैं, सेल से स्टार्ट कर लेते हैं। सो 1 सेल 2 सेल 3 सेल, 3 लगे हैं ना। चलो ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखो क्या बढ़िया बनाती हूँ मैं, ठीक है। सो यहीं पे एमीटर लगा देते हैं, सबसे पहले सीरीज में है, प्लस माइनस लगाया। सो ये आगे बढ़ते हैं, अब पहले यहाँ पे लगाते हैं एक रेजिस्टर इस तरीके से, फिर आगे ले जाते हैं इसको, यहाँ पे लाओ प्लग की चाहे यहाँ पे लगा लेते हैं। ये कैसी प्लग की बनाई है मैंने, ऐसे ऐसे, और इसको थोड़ा सा प्लग की वजह से ऐसे करके इधर ले जाते हैं, बढ़िया मस्त। और कुछ नहीं बनाना ना हमें, क्या अच्छा कितने बनाने थे, 3 बनाने हैं पैरेलल में। सो 1 बन गया, ऊपर लेके जाओ 2 बन गए, नीचे से यहाँ पे 3 बन गए, ठीक है। तो रेजिस्टर 1 2 3 अलग अलग लिख लो, कितने क्या क्या दे रखा है 10 20 30। सो ये 10 का है, ये 20 का है, 30 का है। एक और ज़रूरी चीज़, करंट की फ्लो की डायरेक्शन दिखा देना, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरह से हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सो यूज दिस सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको यहाँ पे जरा ही लगा दो। सो यूज द सर्किट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहले करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो यहाँ पे देखो, सिंस हमारे जो रेजिस्टर्स है वो कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हर रेजिस्टर को अलग करंट मिल रहा होगा। सो हमें पता है सिंपल सा, हमने तो भैया एक फॉर्मूला याद करा है, V = IR। अब लेकिन हमें निकालना है करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का हमारा फॉर्मूला होगा V/R, ठीक है। सो वोल्टेज हमें पता है कितनी है, यहाँ पे कह रहा था ना 3 2 6, तो ये 6 वोल्ट है, ठीक है। आज हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले का निकालते हैं। सो V कितना है 6 अपॉन में कितना है 10। सिमिलरली सेकेंड वाले का निकालेंगे। सो 6 अपॉन में 20। थर्ड वाले का निकालेंगे 6 अपॉन में 30। सो ये हो जाएगा हमारा 2, या वैसे तो डायरेक्ट ही कर दो, 0.6 लिख देते हैं इसको, तो डायरेक्ट अपॉन में 10 है, तो ये हो गया 0.6। और यहाँ पे चलेंगे, इसको कट कर लो, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 10। सो ये आ जाएगा हमारा 0.3, ठीक है। फिर से कट करते हैं, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 10, तो ये आ गया 0.2 मीटर, ठीक है। सो ये आगे तीनों करंट हमारा फर्स्ट पार्ट में यही बोला था। टोटल करंट इन द सर्किट, कितना टोटल करंट होगा, तीनों को प्लस कर दो। सो जी टोटल करंट हमारा होगा IT इक्वल होगा 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2। सो ये आ जाएगा 6 7 8 9 10 11। सो 1.1। सो ये आ गया हमारा टोटल करंट, ठीक है। बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में देखो क्या बोला है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे रेजिस्टर्स कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं हमारे। सो क्या होगा 1 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो ये हमारा हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 एंड 1/30। चलो इसको और ऊपर ले जाते हैं। अब देखो ज़रा यहाँ पे आते हैं। सो ये हो गया हमारा 30, ये आ जाएगा 3 पे, ये आ जाएगा, अच्छा 30 कैसे ले लिया मैंने, 60 लेना पड़ेगा हमें।
60 लेंगे तो ये आएगा 6 पे, प्लस इसको करेंगे 20, ये कब आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। सो 6 7 8 9 10 11, तो ये आ गया 11 अपॉन में 60 और ये 1 अपॉन RT है, तो देयरफॉर हमारा कितना हो जाएगा 60 अपॉन में 11। सो 60 अपॉन 11 आ गया। अगर इसको हम कैंसिल करने की कोशिश, कैंसिल मतलब इसको आगे डिवाइड करने की कोशिश करें तो 5 पे 55 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 5, डेसिमल लगा दो फिर से 50 हो जाएगा, फिर 5 करेंगे। सो बेसिकली 5.5 ओम इतना जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सो एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलते हैं और फिर ग्राफ की हेल्प से रेजिस्टेंस निकालने को बोलते हैं। सो द क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन द गिवन रेजिस्टर्स फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। सो ये हमें टेबल दे रखा है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। सो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, इसको इधर कर लेते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा, इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना वोल्टेज ले लिया हमने, यहाँ पे हमारा करंट हो गया। अब देखो यहाँ पे एम्पेयर, ये जो करंट है ये देखिए 0.5 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं। सो ये ले लिया हमने 1 2 3 एंड 4 और नीचे वाले देखिए 1.5 3 2 2 के गैप पे ले लेते हैं। सो यहाँ से 2 2 का गैप लेते हैं, ये हो जाएगा 2 एंड देन 4 एंड देन 6 8 और 10। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा ये कितना है 0.5 और 1.5। 0.5 मतलब यहाँ पे और ये है 1.5, तो 1.5 मतलब इधर कहीं पे हमारा डॉट आएगा। नेक्स्ट है जी, ये है 3 और वो है 1। सो 2 और 4 के बीच में 3 और ये हो गया हमारा 1। नेक्स्ट देखो 6.2 और 2, तो ये 6.2 6 से थोड़ा सा आगे और ये कितना है 2 है। एक मिनट, डॉट फालतू की क्यों लग गई, ये 2 है और ये 6 पॉइंट यहाँ पे, तो इधर कहीं पे आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे 3 और 9.3। सो ये तो 3 है, ये 9.3 8 और 9 के बीच में यहाँ कहीं आएगा, ये हो गया हमारा 3। नेक्स्ट है 10.8, थोड़ा सा इससे आगे और ये 3.5 मतलब 3 और 4 के बीच में यहाँ कहीं पे 10 से थोड़ा सा आगे बना दिया हमने। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगी, हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा सा डॉट ऊपर हो गया, तो ये इस तरीके से हम बना देंगे, ये बन गया हमारा ग्राफ। अब आती है मेन चीज और वो क्या है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यहाँ पे उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, फिर भी हम क्या करते हैं एक कोई पैर ले लिया और हम वो बना लेते हैं कि चलो अपना फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का और निकालते थे। जब उन्होंने बोला है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ तो बेसिकली हम स्लोप की हेल्प से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो हमने ये ले लिया। ठीक है, यहाँ से ये कितना था, ये 3.5 था ना, तो मतलब ये इधर कहीं से है। ठीक है, और एक ले लो, अगला क्या था 3 और 9.3। मैं तुम जब करोगे तुम्हें ध्यान रहेगा, मैंने यहाँ पे पूरा ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया ना, इस तरीके से। तो मान लो मुझे अगर इतने पार्ट की जो स्लोप निकालने, तो सिंपल देखो यूज तो वही आएगा तो वहीं से, लेकिन डायरेक्ट वहां से नहीं करना, हम स्लोप की तरह करेंगे। और कैसे करेंगे, देखो माइनस करो, चेंज इन, अच्छा फिर से चले जाओ, v इक्वल्स टू आई आर होता है, r इक्वल्स टू हमारा होता है v अपॉन आई। ठीक है, फॉर्मूला हमारा यही लगा लेकिन स्लोप की तरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं और v की बात करूं तो यहाँ पे हम चेंज इन v निकालेंगे। तो चेंज इन v कितना हुआ है 10.8 और 9.3, सो 10.8 माइनस 9.3। अब करंट की बात करें तो चेंज इन करंट कितना हुआ है 3.5 से 3, सो 3.5 माइनस 3। सो इस तरीके से निकलेगी स्लोप बच्चे, ये हमारा हो जाएगा 3.5 में से 3 माइनस करोगे 0.5 आ जाएगा, यहाँ से 8 में से 3 गया 5 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, डेसिमल से हटा मतलब पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 जा 15। सो ये आ गया 3 ओम, हमारे पास ये आ गया आंसर और ये हमने अपने ग्राफ की हेल्प से किया है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द ग्राफ रिप्रेजेंट। तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ VI ग्राफ हमेशा बताता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जो कि हमारा लॉ होता है, ओम्स लॉ है कि भैया ये जो हमारे हैं आपस में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाई शुड दिस ग्राफ पास थ्रू ओरिजिन। सो इसको हमेशा यहाँ 0 0 से स्टार्ट क्यों करते हैं, सिंपल सा कि अगर इफ देयर इज नो वोल्टेज तो कोई करंट नहीं प्रोड्यूस हो सकता। तो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देख लो आंसर्स लिखे हुए मैंने, रीड कर देती हूँ मैं।
A VI graph or voltage versus current graph shows the relationship between voltage and current. वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है. द ग्राफ शोज हाउ चेंज इन वोल्टेज अफेक्ट करंट एंड हाउ चेंज इन करंट अफेक्ट वो कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. और जो हमसे पूछा था जीरो से स्टार्ट होगा मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा. That is when there is no, that means that when there is no voltage applied, there is also no current. कोई voltage नहीं होगी तो कोई current नहीं होगा. Indicating that the conductor obeys Ohm's law and the relationship between voltage and current is directly proportional, resulting in a straight line graph. ये कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इसका हमें straight line graph क्यों मिलता है, क्योंकि ये आपस में जो इनके बीच का रिलेशन है that is they are directly proportional. इसीलिए जो हमें हमेशा एक straight line मिलती है. ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे. सो द क्वेश्चन सेज अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट्स एंड 220 वोल्ट. सो बेसिकली बल्ब की जो है पावर दे रखी है हमें. कितनी पावर गिवन है? 40 वॉट्स एंड वोल्टेज कितनी गिवन है हमें? 220 वोल्ट. ठीक है, find the current drawn by it when it is connected to a 220 volt supply. ठीक है, also find its resistance. तो पहले हमें करंट निकालना है और हमें इसकी रेजिस्टेंस भी निकालनी है, दोनों चीजें निकालनी है. देन आगे क्वेश्चन में बोला इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय द बल्ब ऑफ रेटिंग. फिर अगर हमने बल्ब को रिप्लेस कर लिया क्या कुछ चेंज होगा वैल्यू ऑफ करंट और रेजिस्टेंस में, दोनों निकाल के देखेंगे. पहले इस केस में करते हैं. सो यहाँ पावर की हेल्प से हमें एक फॉर्मूला पता है P इक्वल्स टू VI. ठीक है, तो अगर मुझे पहले करंट निकालना है तो मेरा करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P अपॉन में V. ठीक है, ये वॉट में देखे तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं. I इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 40 अपॉन में 220. जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे करेंगे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 11. सो इसको करो 11 जीरो से करना पड़ेगा, 20 से छोटा हमारे पास होगा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 11 एंड आएगा देन हमारे पास 90. तो 90 से छोटा 8 से करेंगे 18 आ जाएगा. सो 0.18 एम्पेयर इतना करंट हो रहा है. ठीक है, और रेजिस्टेंस की बात करें, देखो हमारे पास पावर है, पावर के फॉर्मूले से हम पहुंच सकते हैं रेजिस्टेंस तक. कैसे? सिंपल, पावर हमारा अगर इक्वल है VI के तो इस बार हमें करंट की बात नहीं हो रही, रेजिस्टेंस की बात हो रही है. क्या हो गया इसको? सो हमें पता है हमारा जो करंट होता है V इक्वल्स टू IR की हेल्प से करंट हमारा होता है V अपॉन R. सो ये हमारा हो जाएगा V और साथ में V अपॉन R. सो बेसिकली पावर का एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन में R. हमने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए आपके सामने. पावर का मैंने आपको बोला कि बेटा एक हमने मतलब ये एक फॉर्मूला ये बोला मैंने और ये बोला, उसकी हेल्प से हम सारा निकाल रहे हैं. इसमें 2 सेकंड लगते हैं, जरूरी नहीं है. देखो रटोगे गलत कर दोगे, इससे अच्छा ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, सो चलो पावर का ये फॉर्मूला यूज करते हुए रेजिस्टेंस निकालते हैं. अब यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूं तो V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा. सो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन में P. सिर्फ इधर उधर करना है, क्यों हम 50 फॉर्मूलेज लर्न करें. ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा V स्क्वायर. वोल्टेज कितना है? 220 इनटू में 220 अपॉन में पावर कितनी है? 40. सो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 से करेंगे ये आ जाएगा 11, फिर से 2 से करेंगे ये आ जाएगा 110. सो यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 11 इंटू 11 कर लो, 11 का स्क्वायर 121 होता है. सो 121 और साथ में 0 और ये हो जाएगा ओम. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा केस 1. अब यहाँ पे देखो केस 2, जब उन्होंने बल्ब रिप्लेस कर दिया तो वो बोल रहे क्या कोई चेंज आएगा. आओ देखते हैं. अब बल्ब जो उन्होंने रिप्लेस किया, जो नया बल्ब लगाया उसका क्या है? उसकी पावर है 25 वॉट और वोल्टेज सेम है 220 वोल्ट्स. ठीक है, चलो अब इसका करंट फाइंड करते हैं. सो अब तो आपने देख ही लिया, अभी हमने जैसे यूज करें. सो I हमारा क्या होता है? सिंपल P अपॉन V करेंगे. पावर कितना है? पावर है हमारे पास 25 अपॉन में 220. 5 के टेबल से इसको कट करते हो जाएगा 5 5 जा 25, इसको करेंगे 5 4 जा तो ये बेसिकली 44 आ जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास आ गया, उधर हो जा भाई, ये हमारे पास आ गया 5 अपॉन 44. जरा डिवाइड करके देखना, तो 44 को अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो पहले तो 0 ही जाएगा. ये आ गया 5, डॉट लगाओ 50 बन जाएगा. 50 से छोटा 1 से करोगे 44 आ जाएगा. इसमें करो ये आ जाएगा आपके पास 60. आप 2 पे जाऊंगी फिर से 88 बड़ा हो जाएगा, फिर से 1 से करना पड़ेगा तो ये आएगा 44. अब जो भी आगे आएगा 0.11 एम्पेयर आ गया और पहले हमारा क्या आया था? 0.18. सो हम देख सकते हैं क्या हुआ, करंट हमारा कम हो गया. ठीक है, अब यही साथ में हम उसका रेजिस्टर का भी देख लेते हैं. सो फिर से अब इस केस में R इक्वल्स टू फिर से वही करेंगे V स्क्वायर अपॉन में P. तो V स्क्वायर ये तो यही रहेगा 220 इंटू 220, लेकिन अब पावर क्या हो गई? पावर चेंज होके 25 हो गया. 5 के टेबल से कट करते हैं, ये आ जाएगा 5, इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 एंड ये आएगा
44, फिर से इसको इससे करेंगे, फिर से आ जाएगा 44। अब ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 44 को 44 से ही मल्टीप्लाई करना है, सो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17, फिर से करेंगे 176, ये हो गया 6, सो 6 6 12 13 एंड 7 8 9 और 1, सो 1936 ओम। सो हमने देखा यहाँ पे पहले कितना था 1210, सो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया है और हमारा करंट जो है वो कम हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था कि विल देयर बी एनी चेंज इन द वैल्यू, सो हमने दिखा दिया ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस चेंज है, एंड जस्टिफाई योर आंसर एंड डिटरमाइन द चेंज। अपना जस्टिफाई कर दिया हमने, आंसर चेंज यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, चलो, सो दिस वाज दी लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ बच्चे हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इतने सारे क्वेश्चन हमने, पेन भी कह रहा है बस हो गया मेरा। सो इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिया है। रियली होप कि अब आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो मुझे पता है जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना वो सब हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया। अगर आपने ये 40 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना तो इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा। यही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के कुछ इधर ही आगे पीछे लगा के आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सो नाउ आई स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्स। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।